जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे गुजरात राज्य के बारे में, मतलब गुजरात का नक्शा, गुजरात के मैप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या इसमें मेन टॉपिक कौन सी चीज़ एग्जाम में आने वाले हैं, किन चीज़ों को हमें पढ़ना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए आज हम देखते हैं गुजरात का मैप। तो ये राज्य का नाम है गुजरात। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। 1960 में गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। सबसे पहले ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है, कच्छ कहा जाता है, मतलब रन का कच्छ, ये कच्छ हिस्सा कहलाता है। और नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे सौराष्ट्र कहते हैं। मतलब इस गुजरात के दो भाग हैं, जिसे ऊपर के हिस्से को कच्छ कहा जाता है और नीचे के हिस्से को सौराष्ट्र कहा जाता है। कच्छ क्या है, एक क्षारीय मरुस्थल है। कच्छ क्या है, एक क्षारीय मरुस्थल है। यहाँ बंजर भूमि है, बंजर भूमि। यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। यहाँ पे वैसे कुछ काम का चीज़ है नहीं, ये वाला जो है यहाँ पे वैसे कुछ काम का चीज़ है नहीं। ये जो है ये काम का जगह है। ये ऊपर का ज़्यादातर एरिया मरुस्थल है, ज़्यादातर एरिया मरुस्थल है। और ये जो समुद्र के पास का जो एरिया है ये दलदली एरिया है। यहाँ पे एक ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते, घर वर नहीं बना सकते, मतलब ये बहुत ही दलदली क्षेत्र है। गुजरात सरकार ने यहाँ पे फ्री ट्रेड जोन बनाया है, जो बाहर की कंपनियां हैं जो यहाँ पे आके अपना प्लांट लगा सकती है, जिसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फ्री टैक्स है इसके लिए। गुजरात के लोगों को क्या कहा जाता है, गुजराती कहा जाता है। इसमें बड़े भाई को गुजरात में बड़े भाई को मोटा भाई कहा जाता है, मोटा भाई कहा जाता है गुजरात में, मतलब बड़ा भाई। और गुजरात के लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, वो नौकरी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो बिजनेस करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और गुजरात के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, बिजनेस करने के मामले में बहुत ही अच्छे से व्यापार करते हैं। जब देश बना नहीं था तो यहाँ गुजरात से ही व्यापार हुआ करता था। देखो ये जो लोथल है, ये जो लोथल दिख रहा है वो सिंधु सभ्यता का ये जगह है जहाँ पे व्यापार होता था। यहाँ से माल जो है विदेशों तक जाता था। बहुत ही पुराना यहाँ से ट्रेड होता है। कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा भारत का कहाँ है, गुजरात में है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, गुजरात को। तो सबसे ज़्यादा कपड़े का उद्योग कहाँ है, गुजरात में है, सबसे बड़ा। यहाँ पे बहुत ही कम रेट में कपड़े मिलते हैं। चलिए लाइन से समझते हैं गुजरात राज्य के बारे में और हम आपको अच्छे से डिटेल से बताते हैं। चलिए, गुजरात 1960 में गुजरात राज्य का गठन हुआ। 1960 में यह राज्य बना। फिर देखते हैं राजधानी क्या है, गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। ये आपको दिख रही होगी, ये गांधीनगर राजधानी है। गांधीनगर के पास अहमदाबाद दिख रहा होगा। ये दोनों ट्विन सिटी कहलाते हैं, ये दोनों जुड़वा शहर कहलाते हैं, जबकि आसपास सटे हुए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अहमदाबाद से गांधीनगर निकल जाएंगे। बहुत ही डेवलप सिटी है। फिर देखते हैं जिले। टोटल जिले कितने हैं गुजरात में, 33 जिले हैं टोटल। 33 जिलों का है गुजरात, लेकिन हमें सभी जिलों को नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं उन्हें पढ़ना है। फिर हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा जिला क्या कहलाता है, कच्छ कहलाता है। ये जो कच्छ है ये सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा। ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ से लेके ये पूरा क्या है, कच्छ का एक जिला है। यह जिला पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला है। पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला। फिर है सबसे छोटा जिला गुजरात का पता होना चाहिए, वो कहाँ है, डांट। वो क्या है, डांग। ये जो डांग है वो सबसे छोटा जिला है गुजरात का। पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है, अहमदाबाद। मतलब ये अहमदाबाद, सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है गुजरात में है, तो अहमदाबाद में है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, ऊपर का हिस्सा कच्छ कहलाता है, नीचे का हिस्सा सौराष्ट्र कहलाता है। ये दो भागों में गुजरात को बांटा गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं धौलावीरा जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। धौलावीरा जो क्या है, गुजरात में बहुत ही पुराना जगह है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता का एक शहर हुआ करता था, धौलावीरा उसका नाम है। ये क्या है, इतिहास का है। ये करंट में आपको ये नहीं दिखेगा धौलावीरा, ये इतिहास का चीज़ है, इसे हम समझ लेते हैं। दूसरा है सुरकोटदा। यहाँ पे सिंधु सभ्यता का एक साक्ष्य यहाँ पे मिला था। उसमें क्या था, घोड़े की अस्थियाँ मिली थी। यहाँ पे क्या मिली थी, घोड़े की अस्थियाँ। और क्या मिला था घोड़े की हड्डियाँ मिली थी और जानवरों के यहाँ पे हड्डियाँ मिली थी। इसे क्या कहा जाता है, ये क्या है, सुरकोटदा, सिंधु सभ्यता का यहाँ पे साक्ष्य मिला था। फिर हम लोग देखते हैं भुज कहाँ आता है, कच्छ जिले में आता है। कच्छ जिला में भुज आता है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे 26 जनवरी सन 2001 को 8:45 में यहाँ पे भूकंप आया था। कितना आया था आपको, 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था यहाँ पे। और इस भूकंप से 20,000 लोग से ज़्यादा लोग मारे गए थे इस भूकंप में। कहाँ, भुज में। और कब आया था, 26 जनवरी के दिन, झंडा फहराने वाले के टाइम, झंडा फहराने के दिन में ठीक 8:45 में क्या आया था, भूकंप आया था। जिस वजह से इतना तेज भूकंप था, इतना खतरनाक था कि इस वजह से 20,000 लोग मारे गए। बताइए, इतना खतरनाक भूकंप था।
भुज। फिर हम लोग देख लेते हैं सरक्रिक। ये जो सरक्रिक है, ये वाला हिस्सा को सरक्रिक कहा जाता है। आपको ध्यान से देखेंगे, आपको ये ध्यान से देखेंगे कि ये यहाँ से है ना 90 डिग्री कटा हुआ है। ये 90 डिग्री कटा हुआ है, जबकि ऐसा हम लोगों ने काटा है। ये पहले से नहीं, हम लोगों ने काटा है। ये जो हिस्सा ये पाकिस्तान को दिया गया है और ये इधर का हिस्सा है जो हमको मिला हुआ है, भारत को। यह पहले नहीं था, ये पहले ऐसा था। 1947 के बाद यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान और भारत के बीच में ये जगह विवादित हो गया था और इस जगह को लेके यूएनओ तक चले गया था। यूएनओ में क्या कहता है कि दलदली क्षेत्र को 2 देश आपस में बांट सकते हैं। पाकिस्तान ने ऐसा मुद्दा रखा था यूएनओ में कि जब कोई जलीय क्षेत्र होता है, ये जो हिस्सा क्या है, जलीय क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है, यहाँ पे पानी भरा रहता है। तो पाकिस्तान ने यूएनओ में जाके केस किया था कि जब कोई जलीय क्षेत्र आता है, जलीय क्षेत्र के बीच में 2 देश आ जाते हैं, वो क्षेत्र आपस में बराबर हिस्से में एक दूसरे में बढ़ जाते हैं। भारत वाला ये हिस्सा पाकिस्तान को नहीं दे रहा था, तो यूएनओ पूछा क्यों नहीं दे रहा था, तो भारत वाला बोला कि जलीय क्षेत्र का विभाजन तब होता है जब उसमें 12 महीना पानी पाया जाता है, जब उस क्षेत्र में 12 महीना पानी हो। लेकिन ये जो कच्छ है इसमें सिर्फ 8 महीना पानी होता है, हम इसको कैसे दे देंगे? जबकि ये 8 महीना पानी रहता है तो हम इसको क्यों देंगे, ये तो हमारा ही है। तो जब पाकिस्तान बहुत ही चिल्ला रहा था तो यहाँ से ऐसा काट के ये क्षेत्र दे दिया। और देखा जाए तो भारत का पश्चिमी क्षेत्र क्या है, सरक्रिक है। भारत का पश्चिमी बिंदु, पूरे भारत का पश्चिमी बिंदु किसे कहे जाते हैं, सरक्रिक को कहा जाता है। कहाँ, गुजरात में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये आपको मालूम रहना चाहिए। कहते हैं ओखा, ये जो ओखा है यहीं पे क्या है, द्वारिका मंदिर है। भगवान कृष्ण की नगरी कहाँ है, द्वारिका। ये जो द्वारिका है ये किस जिले में आता है, ओखा जिले में आता है। ओखा जिले के अंदर क्या आता है, द्वारिका। भगवान कृष्ण की नगरी कहाँ है, द्वारिका में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि चारों धाम में एक धाम द्वारिका है। यहाँ एक ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, सुदर्शन सेतु ब्रिज। ये जो ब्रिज है सुदर्शन सेतु ब्रिज है, अभी नया हाल ही में बना हुआ है। करंट अफेयर का एग्जाम में पूछा गया था सुदर्शन सेतु ब्रिज कहाँ है, तो ये क्या है, ओखा जिले में है जो गुजरात में है। वह ब्रिज अभी अभी बना है, 2024 में बन के कंप्लीट हुआ है। बहुत ही सुंदर ब्रिज है। अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को में जो ब्रिज है सेम उसी का कॉपी किया गया है यहाँ पे सुदर्शन ब्रिज में। बहुत ही बढ़िया ब्रिज है, आप एक बार जाएंगे तो ये ब्रिज जरूर घूमेंगे। यहाँ से जो एक क्षेत्र है ओखा में, यहाँ पे एक क्षेत्र है, यह पानी से घिरा हुआ है। ये जो क्षेत्र है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये जो ज़मीन है। और ये ब्रिज के रास्ते से यहाँ से जाया जा सकता है, इसलिए क्या है, यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। द्वारिका, भगवान कृष्ण की नगरी कहाँ है, द्वारिका में है। द्वारिका कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात का कहाँ है, ये वाला बिंदु कहाँ, द्वारिका में है। ये वाला बिंदु द्वारिका है। द्वारिका में बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पे द्वारिका में आचार्य शंकराचार्य ने द्वारिका में शारदा पीठ का निर्माण करवाया था, जो चारों धामों में से एक धाम है। जो शंकराचार्य थे उन्होंने 4 पीठ का निर्माण करवाया था, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूरब में, एक पश्चिम में। तो उत्तर में जब हमने पढ़ा था बद्रीनाथ, पश्चिम में जो हम लोग देख रहे हैं ये द्वारिका है। यहाँ पे क्या, शारदा पीठ का निर्माण करवाया था। जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं वो द्वारिका जरूर जाते हैं। चलते क्या है, यहाँ द्वारिका फेमस है। यहाँ पे जामनगर किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे तेल शोधन कारखाना है। जामनगर में तेल शोधन कारखाना जामनगर, यहाँ पे क्या बनाया जाता है, पेट्रोलियम बनाया जाता है। पेट्रोलियम से अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे इसमें पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, और पेट्रोल के जो कचरा बचता है उससे एक वैसलीन बनाएगा, सनस्क्रीन बनाएगा, डामर बनाएगा, बहुत सा चीज़ बनता है। कहाँ पे, जामनगर में। यह कौन सा कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है। पोरबंदर, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी कहाँ के थे, पोरबंदर के थे। तो ये जगह है जो गांधी जी का जन्म स्थली कहाँ है, पोरबंदर है। जूनागढ़ प्रसिद्ध है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला था, यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। इसमें यह लिखा हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे, जो सबसे बड़े शासक थे, उन्होंने यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किसने लिखा था, रुद्रदामन ने लिखा था यह अभिलेख। और उन्होंने कहा था कि ये जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और मैं इस झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ, मतलब जीर्णोद्धार करवा रहा हूँ। कहाँ पे, जूनागढ़ में। इतना ईमानदारी हुआ करता था, पहले के शासकों में इतना ईमानदार होते थे कि दूसरे की चीज़ों को अपने हक में नहीं लेते थे। और आज के डेट में कोई नेता नाली बनवा देगा तो उसमें अपना नाम लिखवा देगा। कोई नेता
एक आध चेयर बना देगा रोड में बैठने के लिए, उसमें अपना नाम लिखवा देगा। ऐसा ऐसा है। उस समय लोग निर्माण करके भूल जाते थे, उस समय के लोग इतने ईमानदार हुआ करते थे। तो इसमें किसका अभिलेख मिला? रुद्रदामन का अभिलेख मिला, जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ में क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। ये क्या है? गिर। गिर एक पर्वत है जिसे गिर पर्वत कहा जाता है यहाँ पे। यह क्या है? यहाँ पे क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पे आपको मिलेगा सोमनाथ। यहीं पे आपको क्या मिलेगा? सोमनाथ। महमूद गजनबी ने 1025 में, 1000 साल पहले, 1025 में, अभी क्या है 2025 है, 1000 साल पहले 1025 में महमूद गजनबी ने अपने 16वें आक्रमण पर सोमनाथ मंदिर को लूटा था और लूट के चला गया था। बहुत से सोने जेवरात, बहुत से सिक्के, बहुत से चीज़ें थी जो यहाँ पे लूट के चला गया था। सोमनाथ यहाँ कहाँ पे है? गिर में है। गिर जिले में ही कहाँ है? सोमनाथ है। दमन और द्वीप, आपने सुना होगा दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली। पहले ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दमन द्वीप अलग था और दादरा नागर हवेली अलग था। ये दोनों को जोड़ दिया गया और दोनों का एक नाम पड़ गया, दमन द्वीप एंड दादरा नागर हवेली। तो दमन और द्वीप, ये जो दमन और द्वीप है, ये दोनों को अलग करती है तो खंबात की खाड़ी। ये जो खाड़ी है वो खंबात की खाड़ी है। दमन और द्वीप को कौन अलग करती है? खंबात की खाड़ी। और ये क्वेश्चन भी पूछा था कि दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली को भी कौन अलग करती है? खंबात की खाड़ी। तो ये द्वीप है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे पहले अंग्रेजों का राज्य हुआ करता था, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, जिसे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया है। अगर यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा, दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली, कहाँ रहता है? दमन द्वीप एंड दादरा नागर हवेली। मतलब अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसका जगह का नाम ऐसे ही रहेगा। बड़ा उटपटांग है। दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली, ये तीनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये तीनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। फिर हम लोग देख लेते हैं लोथल। ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता का क्या था? गोदीवाड़ा बंदरगाह था लोथल में। यहाँ से बहुत ही पहले से व्यापार हुआ करता था। आज से हजारों साल पहले, 2,500-3 हजारों साल पहले यहाँ से व्यापार हुआ करता था। जो सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पे रहती थी, वो विदेशों में व्यापार करती थी अपने अनाज को, चावल को यहाँ से। और बहुत ही बड़ा बंदरगाह है लोथल। उस समय का बहुत ही बड़ा बंदरगाह था और व्यस्त बंदरगाह था। आज भी यह बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है? कांडला बंदरगाह। ये पहले का नाम था और एक अभी का नाम है कांडला बंदरगाह। जूनागढ़ का एक नवाब था, 1200 कुत्ता पाला था। कितना पाला था? 1200 कुकुर पाला था। कौन? जूनागढ़ का नवाब। इतना बोधा इंसान था, बताओ। 1200 कुकुर निकलता था तो पूरा कुत्ता ही कुत्ता लेके निकलता था। उसको कुत्ता से बहुत प्यार हो गया था, इतना कुत्ता पाल कर रखा था। 1200 कुकुर पाल के रखा था। बाप रे बाप, 1200 कुकुर। जब भारत का विभाजन हुआ तो ये जूनागढ़ का नवाब था, वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। ये जो नवाब था पाकिस्तान में जाना चाहता था। तो यहाँ पे क्या है? जनमत संग्रह करवाया गया। तो यहाँ के लोगों ने जनमत संग्रह से ये फैसला लिया कि ये भारत में रहना चाहते हैं, लेकिन ये नवाब को तो जाना था पाकिस्तान में, बोधा था। तो ये क्या किया? पानी वाली जहाज़ में यहाँ से अपना कुछ नहीं, हमको दौलत शौलत कुछ नहीं चाहिए, अपना 1200 कुकुर को लेके नाव से, 1200 कुकुर को लेके नाव से कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। जिन्ना बुला रहा था वहाँ पे, आ जा मेरे यहाँ आके। तो क्या लेके गया? 1200 कुकुर ले गया, कुछ नहीं लेके गया। बोला आपको क्या है? अपना कुत्ता प्यारा है। जिन्ना देखा है दो तो जहाँ जा रहा है एकदम बहुत माल लाया होगा बोल के, फिर बाद में देखा साला कुकुर ही कुकुर निकल रहा है, पूरा वहाँ से कुकुर ही कुकुर निकल रहा है। मतलब यहाँ का एक किस्सा है, उसे मैं बता रहा हूँ। 1200 कुकुर पाल के ले गया। कहाँ ले गया? पाकिस्तान ले गया। कुत्ता लोग को वहाँ जिला बना दिया कुत्ता का। फिर हम लोग देखते हैं पाटन। पाटन, इसका पुराना नाम क्या था? अहिल्यावाड़ था पुराना नाम। और ये पाटन में ही क्या है? रानी की बाव। आपको 100 रुपये के नोट में दिखेगा रानी की बाव। 100 रुपये के नोट में आपको फोटो दिखेगा। कहाँ का फोटो है? रानी की बाव। कहाँ है? पाटन में है। रानी की बाव कहाँ? पाटन में है। यहाँ पे कुआं है, ये कुआं है। और ये जो महल है, रानी की बाव जो एक महल है, वह नीचे की ओर जाता है। महल ऊपर की ओर नहीं जाता है, नीचे की ओर जाता है। और नीचे में क्या है? कुआं है, बहुत ही गहरा कुआं है। बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने के लिए लोग जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो रानी की बाव कहाँ है? पाटन में है। यह उल्टा महल है। लोग महल क्या है? ऊपर की ओर बनता है, लेकिन ये महल कहाँ बना है? नीचे की ओर बना है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। फिर हम लोग देख लेते हैं वडनगर। ये क्या है? वडनगर। मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ है? वडनगर में। मोदी जी कहाँ के हैं?
वडनगर के रहने वाले हैं। मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा पटेल। मोदी जी कहाँ से हैं? वडनगर से हैं। यहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा, यहीं से वो आगे निकले। कहाँ से? वडनगर से। गांधीनगर, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। बहुत ही डेवलप जगह है, बहुत से यहाँ पे व्यापारी लोग ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही डेवलप सिटी है। कहाँ? गांधीनगर में। गांधीनगर और यही पास में दिखेगा अहमदाबाद। गांधीनगर के जस्ट नीचे आपको कहाँ दिखेगा? अहमदाबाद। ये दोनों क्या है? ट्विन सिटी कहलाते हैं ये दोनों, मतलब जुड़वा शहर कहलाते हैं। ये दोनों आपस में सटे हुए हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा गांधीनगर से अहमदाबाद पहुँच गए। ये दोनों क्या कहलाते हैं? ट्विन सिटी कहलाते हैं, जुड़वा शहर कहलाते हैं। यहीं पे आपको दिखेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहीं अहमदाबाद में आपको क्या दिखेगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 2024 में आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी आए थे देखने के लिए, वर्ल्ड कप देखने के लिए। अब भारत हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में। भारत इतना मैच जीता, हर मैच जीता। जब से टूर्नामेंट चालू हुआ हर मैच भारत जीत गया, लेकिन आखिरी में महर आ गया, आखिरी में हार गया, आखिरी में महर आ गया। इतना मैच जीता, एक मैच और जीत जाता, प्रेशर आ जाता है, प्रेशर। और देश का प्रधानमंत्री आके मैच देखने के लिए आया है तो खिलाड़ियों में तो प्रेशर आएगा ही ना। और खिलाड़ियों में प्रेशर आएगा तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। घर वाले आ जाते हैं तो आप लोग को प्रेशर आ जाता है। अगर यहाँ पे इनकी फैमिली आ जाती है तो इनको उतना प्रेशर आ जाता है, अरे यार घर वाले आ गए देखने के लिए। तो क्या है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई आता है देखने, जैसे प्रधानमंत्री आए देखने के लिए, तो बहुत ही प्रभाव पड़ा इस मैच में। टेंशन सा माहौल हो जाता है प्लेयर के बीच में, क्रिकेटरों के बीच में। इसलिए ये भी हो सकता है इसी वजह से हार गए। खेड़ा, गांधी जी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था। कहाँ से? खेड़ा सत्याग्रह कहाँ किया था? गुजरात से। ये जो मैप मैं जो आपको बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फिर देखते हैं गोधरा। गोधरा में एक साबरमती एक्सप्रेस चलती थी। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन कोच नंबर 56 27 फरवरी सन 2002 को जला दिया गया। गोधरा में जो साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन थी 27 फरवरी 2002 को कोच नंबर 56 को जला दिया गया और इसमें कम से कम 58 लोग मारे गए थे। यह एक तरह का दुर्घटना नहीं था, एक साजिश था। साबरमती एक्सप्रेस के नाम से एक मूवी निकली होगी, इनका नाम था साबरमती रिपोर्ट। ये क्या है, इसी इंसिडेंट को दर्शाया गया है और इसी कांड के चलते क्या हुआ, अहमदाबाद में बहुत दंगे फसाद हो गए थे। अहमदाबाद में प्रोटेस्ट किए गए, बहुत से लोगों को मारा गया, बहुत से यहाँ अपराध हुए। ये बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट्स है। अगर मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। इस घटना के जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था, जो घटना का जांच करेगी। बड़ोदरा, आपने सुना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपने सुना होगा, कहाँ से? पूरे भारत में है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये कहाँ है? गुजरात में है। इरफान पठान और यूसुफ पठान का जन्म कहाँ है? बड़ोदरा। ये कहाँ है? बड़ोदरा से हैं। बहुत ही क्रिकेटर है, बहुत ही फेमस है, अभी तो रिटायर्ड हो गए। तो बड़ोदरा इसलिए फेमस है, इसमें बैंक है बड़ोदरा बैंक ऑफ इंडिया का। फिर देखते हैं कांडला। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त। मतलब यहाँ पे बहुत सी जहाज़ें आती हैं। यहाँ पे क्या होता है, जहाज़ को है ना निकाला जाता है। जो जहाज़ जो पुरानी हो जाती है, इस जहाज़ को यहाँ बंदरगाह में क्या किया जाता है? डिफ्यूज़ किया जाता है जहाज़ को। कांडला बंदरगाह क्या है? बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है। यहाँ बहुत सी चीज़ों का आयात होता है, निर्यात होता है। यहाँ पे बहुत ही व्यस्त है, बिजी बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। भरूच, भरूच किस लिए प्रसिद्ध है आपको मैं बताता हूँ। अगर अब इतिहास में देखें तो यहाँ पे भरूच में मलिक काफूर को 1000 दिनारी में खरीदा गया था। किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से खरीदा था? भरूच से खरीदा था। पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहाँ पे है? भरूच में है। यहाँ पे क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? भरूच में। और इसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसे क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बहुत ही घूमने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। और ये कहाँ है? ये है नर्मदा नदी के किनारे में। ये जो स्टैच्यू है नर्मदा नदी के किनारे में है। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, स्मारक है। अगर आप देखेंगे इतनी बड़ी मूर्ति है कि अगर आप उनके पास चले गए
तो आप उनके पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं आएंगे। अगर आपको उनके पैर के अंगूठे के ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी लगाना पड़ेगा। बताओ, इतना बड़ा मूर्ति है कि आप नीचे से देखेंगे तो बहुत ही ऊंचाई पे है। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, और ये जो क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, तो भरूच याद रहेगा। अब देख लेते हैं सूरत। सूरत बहुत ही प्रसिद्ध है। सूरत रेडीमेड कपड़ों के लिए सबसे फेमस क्या है? सूरत। रेडीमेड कपड़े सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? सूरत में मिलते हैं। यहाँ आपको 150-200 रुपये में आपको अच्छे साड़ियाँ मिल जाएगी, जीन्स मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, बहुत ही वैरायटी क्वालिटी वाले कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पे। कितने में? 100 से 150 रुपये में। लोग बहुत से यहाँ से कपड़ों का व्यापार करते हैं, यहाँ से कपड़े लेकर जाते हैं, अलग अलग भारत में बेचते हैं। 100 रुपये कपड़े को 1000 रुपये में बेच देते हैं। कहाँ? यहीं से लेते हैं। यहीं से 100 रुपये का यहाँ से कपड़ा लेगा और जाके दूसरे राज्य में जाके वही कपड़ा को 1000 रुपये में बेच देगा। बहुत ही फेमस है कपड़े के लिए। और किस लिए फेमस है सूरत? सूरत किस लिए फेमस है? हीरा की कटिंग के लिए फेमस है सूरत। हीरो का कटिंग किया जाता है, बहुत ही साफ तरीके से कटिंग किया जाता है। तो सूरत दो चीज़ों के लिए, कपड़ा उद्योग और हीरे की कटिंग के लिए। और ये जो सूरत है ये ताप्ती नदी के किनारे में है। ये जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे में है सूरत। ये आपको दिखेगा भावनगर। ये भावनगर और सूरत, ये दो चीज़ें आपको दिख रहे हैं। तो भावनगर और सूरत के बीच में यहाँ से क्या चलता है? ट्रांसपोर्ट चलता है यहाँ से। पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था, लेकिन क्या किया गया, ये डेवलप सिटी है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए लोगों को ऐसा पहले घूम के जाना पड़ता था, ऐसा घूम के सूरत जाना पड़ता था। अगर कोई यहाँ का क्षेत्र है, भावनगर का इंसान है, अगर उसको सूरत जाना है तो ऐसा घूम के जाना पड़ता था, जिसमें पेट्रोल भी बहुत लगता था। ट्रक वाला जा रहा है तो उसको डीजल भी बहुत लगता था, समय भी वेस्ट होता था। तो गुजरात सरकार ने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया यहाँ पे, एक जिसका नाम रखा गया रोरो फेरी सिस्टम। यहाँ पे क्या किया जाता है? रोरो फेरी किया जाता है। मतलब यहाँ पे बड़ी सी जहाज़ आएगी, यहाँ पे 10-10, 20-20 ट्रक आ जाए, उतनी बड़ी जहाज़ रहेगी, बहुत ही बड़ी जहाज़ रहेगी। यहाँ पे बड़ी जहाज़ों में ट्रक को, बाइक को, आदमी को, जितने लोग हैं, अगर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है, उन लोगों को उठा के यहाँ से सूरत लाया जाता है। क्या कहा जाता है? सूरत लाया जाता है। और यहाँ पे लोग अपना गाड़ी जितना भी चीज़ है उठा के ले जा लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिप रहता है, यहाँ पे बहुत बड़ा शिप रहता है। यहाँ पे 3-4 तल्ला होता है, और 3-4 तल्ला होता है। जैसे ये एक शिप है, यहाँ पे 3-4 तल्ला होगा। ये 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, ये 3-4 तल्ले होंगे। इसमें क्या है? ट्रकों को भरा जाता है। यहाँ पे ट्रक आ गए, यहाँ पे बाइक आ गए, यहाँ पे इंसान आ गए हैं, यहाँ पे सामान आ गए। तो यहाँ पे अगर किसी को इस पार से उस पार जाना है तो 50 रुपये का टिकट करा लो और यहाँ से बैठ के सूरत पहुँच जाओ। तो पेट्रोल भी बच गया, टाइम भी बच गया, और पैसा भी नहीं लगा। तो यहाँ से गाड़ी कहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है, और लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का साधन बन गया, जिसे क्या कहा जाता है? रोरो फेरी कहा जाता है। तो बहुत ही प्रसिद्ध है। कहाँ रोरो फेरी कहाँ से कहाँ जाती है? भावनगर से लेकर सूरत चलती है। ये सब मैप के बारे में हमने, पॉलिटिकल मैप को हमने पढ़ लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल मैप के बारे में। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल मैप। तो चलिए अब हम देखते हैं गुजरात का फिजिकल मैप। गुजरात के फिजिकल मैप में ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा गुजरात का फिजिकल मैप। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कच्छ का पठार। ये जो हमने पहले पढ़ा था कच्छ, जो जिला में हमने पढ़ा था, ये पठार एरिया होता है, थोड़ा ऊंचा हुआ एरिया है। क्या इसे क्या कहा जाता है? कच्छ का पठार कहा जाता है। फिर हम लोग आते हैं इधर नीचे। ये जो मैंने बताया था कि गिर पर्वत है, ये गिर पर्वत क्या है? मानसून को आने से यहाँ से रोकता है और यहाँ पे क्या कराता है? वर्षा कराता है यहाँ पे। तो क्या है? ये गिर पर्वत है यहाँ पे। और गिर में क्या है? एक नेशनल पार्क है जिसका नाम गिर नेशनल पार्क है। मतलब एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। फिर देख लेंगे यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क, मतलब ब्लैक बक नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे क्या कहा जाता है? ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पे है। और देख लेते हैं यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। इस वाले क्षेत्र को कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। ये दो स्थलीय क्षेत्र के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। और इसका क्या नाम है? कच्छ की खाड़ी। फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये दो स्थलीय क्षेत्रों के बीच के पानी को कहा जाता है? खंभात की खाड़ी कहा जाता है। तो ये क्या है? खंभात की खाड़ी। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? नदियाँ देख लेते हैं। मुख्यतः जो गुजरात में है 4 नदियाँ
बहती है मुख्यतः। बाकी छोटी छोटी नदियाँ तो है ही, लेकिन जो पूरे भारत के हम लोग नज़रिए से देखेंगे तो मुख्य 4 नदी बहती है जो बड़ी बड़ी हैं। बाकी छोटी मोटी नदियाँ बहुत है गुजरात में। तो जो एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले साबरमती नदी। साबरमती नदी मैंने जब बताया था राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है ये साबरमती नदी, और ये कहाँ आती है? गुजरात में प्रवेश करती है, और ये यहाँ पे खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में आके। फिर देखते हैं माही नदी। माही नदी के बारे में मैंने बताया था कि माही नदी एक ऐसी लौती नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, उसे 2 बार काटती है। कहाँ? माही नदी। ये राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मैंने बताया था। और ये गुजरात में जब घुसती है तो ये कहाँ पे आती है? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में मिल जाती है क्या? माही नदी। फिर हम लोग देख लेते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ज़्यादातर हम लोग देखें तो ये कहाँ से निकलती है? ये आपको मिलती है मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है नर्मदा नदी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, और ये कहाँ मिल जाती है? खंबात की खाड़ी गुजरात में आके मिल जाती है। और हमने देखा था नर्मदा नदी के किनारे में क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर देख लेते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर से आती है, और ये नदी आती है, और आने के बाद ये भी क्या है? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो टोटल कितने नदियाँ हैं गुजरात में? 4 नदियाँ हैं टोटल गुजरात में, जो इम्पोर्टेंट है। तो टोटल गुजरात के बारे में ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।